दोस्तों, आज जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं ऐसे समझता हूं कि वो कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की सेविंग करेंगे और साथ में बैंक का लोन अप्लाई करना उनके लिए बहुत ईजी होगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने के लिए बैंक जाएं तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें। दोस्तों, मुझे आपके बहुत सारे कमेंट भी मिल रहे थे जिसमें आपने पूछा है कि जब हम बैंक जाएं तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की आज पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा यहां इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपल है कि आपको अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताना है बैंक को जहां से आप लोन लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एक चैप्टर आपको बनाना है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन का। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में बताएंगे, यानी आप बताएंगे कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे एक एमएसएमई है वो प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकती है, पार्टनरशिप में कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड में कर सकती है, एलएलपी में कर सकती है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बनाना चाहें अगर तो उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताना है कि ये कंपनी है या ये फर्म है या ये प्रोप्राइटरशिप हमारी जो यूनिट है, इसमें कौन कौन पार्टनर, डायरेक्टर या प्रोप्राइटर हैं। आप साथ में बताइए, अगर वो कंपनी है तो वो कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आप अपने इंट्रोडक्शन में उसको देंगे। फिर आप बताइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बताइए कि ये आपका प्रोजेक्ट क्या है। यानी मान लो आपका प्रोजेक्ट है कि आप कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या आप अचार बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप बताइए कि हम इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है, ये कंपनी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है या कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फिर आप बताइए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, यानी हम किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके बारे में आप ब्रीफ में इस इंट्रोडक्शन में दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इस इंट्रोडक्शन में दीजिए कि आखिर ये कंपनी या ये फर्म या ये बिजनेस कौन लोग चलाएंगे। अगर ये नई कंपनी है या नई फर्म है तो ये कौन इस कंपनी को, इस फर्म को कौन लोग, यानी प्रमोटर्स कौन है इस कंपनी के। तो आप प्रमोटर्स के बारे में बताइए, उनका नाम यहाँ इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में उनका नाम दीजिए कि कौन कौन इस कंपनी को चलाने वाले हैं। फिर आप ये बताइए कि इसमें आप बैंक के पास क्यों जा रहे हैं, यानी आपको बैंक को बताना होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बैंक से वो कितनी है और आप कितना पैसा अपना मार्जिन के रूप में लगाएंगे। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट हो गए 4, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप प्रमोटर्स के बारे में बताइए और आप बैंक से क्या मांग रहे हैं इसके बारे में बताइए, लेकिन ब्रीफ में। तो ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा चैप्टर आप बनाइए प्रमोटर्स के बारे में, यानी आप नेक्स्ट चैप्टर प्रमोटर्स के बारे में आपको वहां आपने इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में बताया कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कंपनी या फर्म प्रमोट की है। अब आप डिटेल्स में प्रमोटर्स के बारे में बताइए। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना होगा कि उनकी एज क्या है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बताइए, उनका पैन नंबर क्या है, आप बताइए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और फिर आप बताइए उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। यानी ऐसा हो सकता है जो प्रमोटर्स हों वो कोई और कंपनी चला रहे हों या अभी तक कहीं किसी जॉब में काम कर रहे हों, तो आप उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताइए। यानी आप बताइए कि 20 साल की लगभग उम्र के बाद उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया, ये पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। साथ में आपको बताना होगा कि अगर वो पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो किस और कंपनी में या फर्म में वो पार्टनर या डायरेक्टर हैं, और उनके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए कि जो ग्रुप कंपनी है, जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की, वो क्या काम करते हैं, उनकी टर्नओवर क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आप उनकी कोई टेक्निकल स्ट्रेंथ है अगर आज जो प्रमोटर्स हैं उसके बारे में भी बताइएगा। आप उनकी मार्केटिंग की कोई स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी बताइए, उनके जो मैनेजरियल स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ आप जितने भी प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनके बारे में एक एक पार्टनर के बारे में डिटेल आप बनाइए, उनकी एज के बारे में, उनके फादर्स नेम, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नेटवर्थ के बारे में आप यहाँ बताइए कि उनके पास क्या क्या एसेट्स हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर बैंक को ये पता चलता है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, उनकी नेटवर्थ अच्छी है, वो अपना मार्जिन ला सकते हैं, कल को अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी तो उसको वो सहन करने की उनमें शक्ति भी है,
तो बैंकों का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। तो दूसरा चैप्टर हुआ प्रमोटर्स के बारे में। आपको प्रमोटर्स के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई वो पूरी डिटेल में लिखनी है। और दोस्तों एक बात और, जो भी आप लिखें उसका बाद में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप बैंक जाएं तो क्या क्या पेपर लेके जाएं, पर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। दोस्तों आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। एक आपने इंट्रोडक्शन बता दिया और एक आपने प्रमोटर्स के बारे में। अब अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी है तो आप उसके बारे में बताइए बैंक को कि आप वो जो अगर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो उसकी क्या सोर्स है, उसका कोई कोलैबोरेशन अगर आप कर रहे हैं तो किससे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसकी क्या रिलायबिलिटी है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो टेक्नोलॉजी अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप डिटेल दीजिए, और जैसे मैंने पहले कहा उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी लगाइए उसके साथ में। दोस्तों आपका बैंक ये भी जानना चाहता है कि जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसका स्कोप कितना है, उसका मार्केट कितना है। तो आपको अगले चैप्टर में मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट के बारे में पूरा एक डिटेल में बताना होगा। उसमें आप बताइए इंडस्ट्री के बारे में, आप बताइए जैसे मैंने आपको कहा कोरुगेटेड बॉक्सेस, तो आप बताइए कि कोरुगेटेड बॉक्सेस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन बॉक्सेस का ये कितनी, अगर आपको पता है कि करीब करीब आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पर कितने कोरुगेटेड बॉक्सेस की यूनिट लगी हैं, वहाँ जो आपकी लोकेलिटी है अगर आप लोकल मार्केट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं या कितनी ऐसे ट्रेडर्स हैं जहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। तो आप मार्केट साइज़ के बारे में थोड़ा बताइए। फिर आप बताइए कि ग्रोथ की क्या संभावना है आपके प्रोजेक्ट में, ये आप बता सकते हैं। फिर आप जैसे मैंने कहा कंपटीटर के बारे में आप बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना कंपटीशन है, और आप ये बताइए कि आप किस मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के बारे में एक पूरा एक चैप्टर आपको बनाना चाहिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जिससे बैंक को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो आपके पास, देखिए प्रोडक्शन करना एक बात होती है और फिर उसको सेल करना एक बात होती है। तो आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर तो कर सकते हैं बट आप उसको बेचेंगे कैसे, तो आपको बैंक को सेटिस्फाई करना होगा कि मेरे पास मार्केट है। आपने अगर कोई रिसर्च की है, अगर आप कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ इंडस्ट्री से मिले हैं, वहाँ जाके आपने बात की है, उसके बारे में भी आप बताइए कि हमने इन इंडस्ट्री से बात की है। अगर आपको कोई ऐसा एश्योरेंस लेटर भी मिलता है, कोई कंपनी आपको ये कहती है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट लगा लेंगे तो हम आपसे परचेज कर लेंगे, तो वो अगर आप लेटर बैंक को देंगे तो शायद उससे भी बैंक का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो मार्केटिंग के बारे में एक अलग से चैप्टर बनाइए और डिटेल में आप उसका अपना प्लान लिखिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। दोस्तों इसके बाद जब आपने कर लिया तो अगला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में। आपको बताना होगा कि आप ये अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाएंगे, यानी इसकी लोकेशन कैसी होगी। और दोस्तों लोकेशन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपको इजीली रॉ मटेरियल मिले, जहाँ आपके जो कस्टमर हो वो भी नियर बाई हों। तो आपकी लोकेशन के बारे में बताना होगा आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ लगाना चाहते हैं, और जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की है वो आपने किस बेस पे सेलेक्ट की है। क्या वहाँ पर सब तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, क्या वहाँ पर आने जाने का सुगम साधन है आपके माल का, आपके कस्टमर्स का, या जो पॉल्यूशन है क्या वहाँ पर आपको एनओसी मिल जाएगा पॉल्यूशन का। ऐसा तो नहीं कि आपने रेजिडेंशियल एरिया में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगाने का प्लान कर लिया हो, तो वो आप नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि वो आपको पावर की कितनी ज़रूरत है, और क्या वहाँ जहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं वहाँ पर पावर आपको ईजिली मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अगर मैं बात करूं, आपको देखना पड़ेगा कि जो मैन पावर है वो कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है, क्या वो मैन पावर वहाँ आसपास स्किल्ड मैन पावर वहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ पर आपके अगर ट्रक आने जाने का है तो ऐसा तो नहीं किसी आपने पतली गली में लगा लिया हो, वहाँ पर आपके ट्रक नहीं आ सकते जा सकते, वो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, रेल से, बस से, बाई रोड, बाई एयर, जैसे भी आप अपना प्रोडक्ट का मार्केट करना चाहें उस तरह से होना चाहिए। साथ में आपको ये बताना होगा फिर कि जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है वो लोकेशन तो आपने सेलेक्ट कर ली, बट क्या वो लोकेशन आपकी अपनी है जगह या वो आप किराए पे ले रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ आपको बैंक को सेटिस्फाई करना होगा कि जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है वो लोकेशन इस तरह की इंडस्ट्री के लिए एकदम फिट है। जैसे दोस्तों आप अगर चाहें कि मैं ज्वेलरी की एक शॉप खोलना चाहता हूँ और आप किसी कपड़े की दुकान जहाँ पर हैं बहुत सारी वहाँ पर खोलेंगे तो शायद आपकी ज्वेलरी की दुकान उतनी नहीं चलेगी, तो आपको ज्वेलरी मार्केट में लगाना होगा। तो ये जो लोकेशन सेलेक्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप अपना कोई
ऐसा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जहां पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो लेकिन वहां बिजली नहीं आती हो, तो फिर आप वहां प्रोजेक्ट लगाने का कोई आपका औचित्य नहीं है। बिजली में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप अगर एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली लेंगे, साथ में आपको ये भी बताना होगा कि आप स्टैंड बाई में जनरेटर, अगर आपको ज़रूरत है तो आप जनरेटर भी लगाएंगे उसमें। दोस्तों, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको एक चैप्टर सेपरेट बनाना होगा जहां आपको मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फ्लो चार्ट बताना होगा कि कैसे मटेरियल आएगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट। तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाना होगा, और वो इसलिए खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको एक और चैप्टर बनाना होगा जहां पर आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आपको बताना होगा, जैसे मैं अगर बात करूं, कोरुगेटेड बॉक्सेस की बात मैं कर रहा था, तो अगर मैं बात करूं कि वहां पर आपको जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उन डिफरेंट मशीन्स की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। कोई मशीन उसको गत्ते के डिब्बे को, गत्ते का रोल आएगा उसको काटेगी, कोई उसको चिपकाएगी, कोई उसको स्टेपल करेगी। तो अलग अलग मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होगी। आपको मशीनों की कैपेसिटी की बैलेंसिंग भी करनी है। ऐसा ना हो कि जो आपकी कटिंग मशीन है वो तो दिन में 5000 बॉक्सेस का सामान काट ले, लेकिन जहाँ स्टिचिंग वाली बात हो वो कुल 1000 डिब्बे की स्टिचिंग कर सकें। तो यानी मशीनों की बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो सेल्स है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप एक दिन में कितने डिब्बे बनाएंगे। या अगर आप रेडीमेड गारमेंट की आप यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी सिलाई मशीन लगा रहे हैं। एक सिलाई मशीन एक दिन में या एक घंटे में करीब कितना कपड़ा, कितनी शर्ट्स या कितनी पैंट बनाएगी, तभी आप उसका कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम टोटल इतनी शर्ट्स या इतनी पैंट बनाएंगे या इतने गत्ते के डिब्बे बनाएंगे। और उसके बेस पे हमारी सेल्स जो है और जो परचेज है वो कैसे कैसे हमारी सब कॉस्टिंग निकलेगी उसकी, और कैसे हम बैंक को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ, हम हमारी जो यूनिट है वो प्रॉफिटेबल है, हम आपका पैसा वापस करने में सक्षम होंगे। ऐसा ना हो कि आपने लोन तो कहा कि मुझे 10 लाख का दे दो और आप मशीनें 5 लगा लें या 10 लगा लें, उससे इतनी कमीजें ना बन पाएँ कि आप अपना सेल्स करके बैंक का पैसा वापस कर सकें। तो यहाँ आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बतानी होगी कि आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मतलब दोस्तों ये है कि मैक्सिमम आप कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको डिस्काउंट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जितनी कैपेसिटी लग गई पहले साल से हम उतने प्रोडक्ट बनाने लगेंगे या उतने डिब्बे या उतनी शर्ट्स या उतने पैंट बनाने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे हम, जरूरी नहीं है कि जितनी हमारी कैपेसिटी हो हम पहले साल में उतने जो अपने जो प्रोडक्ट है वो बना लें, क्योंकि हम वो मार्केट के हिसाब से भी करेंगे कि पहले साल ऐसा नहीं है कि हमारे पास एकदम ऑर्डर की भीड़ लग जाएगी। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास पहले साल हो सकता है 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करें, दूसरे साल 60% करें, तीसरे साल 70% करें। तो इस तरह से, लेकिन हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें अपने प्रोजेक्ट की पता होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या है और कंज्यूमेबल्स क्या हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रेडीमेड गारमेंट, तो आपको बताना होगा कि आपका जो मेन रॉ मटेरियल है वो तो क्लॉथ होगा, पर इसके अलावा कंज्यूमेबल्स भी होंगे, जैसे बटन हो गए, इस तरह से क्या जिप्स हो गई पैंट के लिए। तो आपको बताना होगा कि क्या आपके प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल हैं और क्या कंज्यूमेबल्स हैं। फिर आपको उसके बारे में डिटेल देना होगा कि वो अभी कितने रुपए मीटर या कितने रुपए किलो, या उसका कॉस्ट बताना होगा और उसका कोई जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये इसकी परचेज प्राइस आज के दिन में क्या है। दोस्तों, उसके बाद आपको बताना होगा कि कितनी मैन पावर आपको रिक्वायर्ड होगी। यानी आपको बताना होगा कि मैं एक मैनेजर रखूँगा, एक अकाउंटेंट रखूँगा, 5 मैं लेबर रखूँगा, एक सुपरवाइज़र रखूँगा, एक पियोन रखूँगा, एक गार्ड रखूँगा। तो आपको ये उनकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी कि आप कितनी, आपकी जो सैलरी वेजेस का मंथली बिल कितना आएगा। फिर आपको उसमें डिटेल देनी होगी कि आपके मैनेजर की लगभग कितनी सैलरी आप समझते हैं, आपका जो वर्कर्स हैं स्किल्ड वर्कर की कितनी समझते हैं, जो सेमी स्किल्ड हैं वो कितने आपको चाहिए, पर मंथ उनकी सैलरी क्या है, तो इस अकाउंटेंट की सैलरी क्या है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से एक कॉस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके किस हेड में करीब करीब कितना खर्चा आएगा पर मंथ। फिर आपको उसके लिए अगर कोई लाइसेंस लेना है
तो आपको वो लाइसेंसिंग के बारे में बताना होगा कि जैसे अगर आप कोई फूड का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको FSSAI चाहिए। इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको बताना होगा कि ये लाइसेंस मुझे चाहिए होगा और ये लाइसेंस में मैंने अप्लाई कर दिया है या मुझे लाइसेंस मिल गया है। कोई लीगल अगर कोई इशू है वहाँ पर कोई और, तो वो आपको इसमें डालना होगा कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो लीगल रिक्वायरमेंट मैंने कैसे पूरा कर लिया। दोस्तों फिर आपको इसकी जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो अब आप काफ़ी नज़दीक हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करने में। अब आपको बताना होगा कि मेरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी। दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यानी अब आप बैंक से बता रहे हैं कि जो मैंने लोन के लिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा था कि मुझे इतना लोन चाहिए, आपने बताया था वहाँ कि टर्म लोन कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। अब आप बताइए कि मैंने वो कैसे कैलकुलेट करा कि भाई मुझे कितना टर्म लोन चाहिए। तो टर्म लोन के लिए आपको कॉस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपने एक पहले वीडियो में बताया था कि टर्म लोन वो होता है जो आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए लेते हैं और जिसका रीपेमेंट 5 से 7 सालों में आपको करना होता है। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स्ड एसेट्स, एस्केलेशन कंटिजेंसीज, कोई इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड है और आपका वर्किंग कैपिटल का जो मार्जिन है, ये एलिमेंट्स हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के। तो मैं अगर बताऊं आपको, जैसे लैंड है, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो लैंड बिल्डिंग यहाँ नहीं आएगा। फिर तो आपकी जो खर्चे वाली मैंने आपको बात बताई थी कि आप सैलरी और दूसरे खर्चे, पावर के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे मंथली या एनुअल, तो वहाँ पर आपको केवल रेंट कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप कोई लैंड अपनी परचेज़ कर रहे हैं, नॉर्मली दोस्तों बैंक लैंड परचेज़ करने के लिए पैसा नहीं देता, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए दे सकता है। तो अगर आप अपनी जगह खरीद के उस पर फिर बिल्डिंग बना के या कोई लैंड बिल्डिंग बनी बनाई परचेज़ करके आप उसमें कोई लोन लेना चाहते हैं, उसमें फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में लैंड की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की अगर आप बना रहे हैं तो आपको एक आर्किटेक्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। और साथ में दोस्तों आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग का जो प्लान है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है प्लांट एंड मशीनरी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप बैलेंसिंग के हिसाब से आप देखिए कि कौन कौन सी मशीनें आपको रिक्वायर्ड हैं। उन मशीनों की 2 या 3 सप्लायर से कोटेशन लीजिए, उनसे नेगोशिएट कीजिए, फिर आप मशीन फाइनल करिए और जो फाइनल फिगर हो वो विद सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आप बताइए अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कि इतना कॉस्ट मेरा मशीन और प्लांट परचेज करने में लगेगा। दोस्तों इसके अलावा आपको एक एस्केलेशन का जो एस्केलेशन एंड कंटिजेंसीज है उसका भी कुछ प्रोविज़न करके रखना चाहिए। एस्केलेशन कंटिजेंसी से मेरा मतलब ये है कि आज अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी फाइनल कर ली है, उसकी एक कॉस्ट डिसाइड कर ली है, हो सकता है किसी वजह से कुछ कॉस्ट बढ़ जाए, उसमें 5-10% की कोई वेरिएशन आ सकता है जब तक आप प्लांट लगाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि जब आपका प्लांट लग रहा हो उस पीरियड में आपको याद है कि अच्छा यार ये मशीन तो मैं छोटी सी एक भूल गया, ये भी मुझे और लगानी चाहिए। तो जो कॉस्ट है बिल्डिंग की और मशीन की उसका आप 10% का प्रोविज़न कम से कम करिए कि मुझे कोई एस्केलेशन कंटिजेंसीज की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़ दीजिए। उसके बाद आपका अगर आप लैंड बिल्डिंग परचेज़ करके अपना प्लांट लगा रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं लैंड परचेज़ करके, तो आपका प्रोजेक्ट लगने में हो सकता है 6 महीने से साल भर या 1.5 साल लग जाए आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट सेल होने में। तो दोस्तों उस पीरियड में जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बैंक ने अगर आज आपको लोन देना शुरू कर दिया धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए या आपकी मशीन परचेज करने के लिए, तो आप उसको वापस कैसे करेंगे, उसका ब्याज कैसे देंगे, तो उस ब्याज को भी आप कोशिश करिए कि उसकी भी थोड़ी इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़ दीजिए। उसके अलावा दोस्तों आप इसमें एक प्रोविज़न कीजिए प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का। जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो जैसे आप बैंक को प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे, किसी लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास से बना सकते हैं, उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। तो इसी तरह के कुछ खर्चे होते हैं, आप कुछ प्रोविज़न करिए प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का। और जो वर्किंग कैपिटल है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होगा जो आप बैंक से लोन लेंगे और दूसरा जो आप वर्किंग कैपिटल का मार्जिन कुछ लगाएंगे। तो जो वर्किंग कैपिटल का मार्जिन है उसको भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़ लीजिएगा। दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आपकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है। अब आप उसमें देखिए कि उसमें आपको लोन कितना लेना है।
यानी लगभग आप ये मान के चलिए कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 75% के करीब आप बैंक से लोन मांग सकते हैं और 25% के करीब आपको अपना लगाना होगा। तो आप एक मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग का एक अलग चैप्टर बनाइए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसमें आप बताइए कि इतना पैसा मैं बैंक से मांगना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं लोन फ्रॉम बैंक। आप बताइए कि इतना पैसा मैं अपने पास से लगाऊंगा, जिसको हम कहेंगे कैपिटल ऑफ प्रमोटर्स। और अगर आप साथ में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी कुछ पैसा लेना चाहते हैं तो आप उसका भी प्रोविज़न कर सकते हैं। उस 25% में कुछ पैसा आप कह सकते हैं कि 20% मैं लगाऊंगा और 5% मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लूँगा। उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ये जो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो टोटल मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग का भी टोटल होना चाहिए, यानी ये दोनों टोटल बराबर होने चाहिए कि कितना पैसा हमें खर्च करना है और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। दोस्तों अब आप लगभग एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, जहां आपको बताना होगा बैंक को कि अगर मैंने ऐसे ऐसे ये मशीनें खरीदी, ये बिल्डिंग ली, मशीन लगाई और जो मैंने खर्चे किए, उसके बाद जो मेरी कैपेसिटी हुई उससे मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आपको एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बना के देना होगा। अगर ये टर्म लोन है तो आप जितने पीरियड का टर्म लोन लेना चाहते हैं उतने साल का आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होगा। अगर आपको टर्म लोन नहीं चाहिए, केवल आप वर्किंग कैपिटल चाहते हैं, तो आपको 1 साल का प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट काफ़ी होगा। दोस्तों इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, आपने देख लिया कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। आप उसके हिसाब से पर पीस या पर केजी या जो भी पर यूनिट है उसके हिसाब से सेल्स प्राइस देख लीजिए। मार्केट में कंपटीशन में कितना रेट चल रहा है उनको भी देख लीजिए। किसी दूसरी यूनिट का अगर आपको सेल प्राइस का बिल मिल जाए वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको बैंक को देना होगा। फिर आप बताइए कि मुझे 1 साल में इस कैपेसिटी से इतने रुपए पर यूनिट या पर केजी के हिसाब से टोटल मैं इतनी सेल कर सकता हूं, और फिर उसको डिस्काउंट कर लीजिएगा बाद में। पहले साल में आप अगर 50 या 60% पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी सेल्स आ गई कि आप कितनी सेल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आप उसके खर्चे बताइएगा। तो खर्चों में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल का एक खर्चा है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रॉ मटेरियल कैसे कैसे आपको करना है। तो आप उसके हिसाब से टोटल पूरे साल का रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल लीजिएगा। फिर जो कंज्यूमेबल्स हैं उनका पूरे साल का खर्चा निकालिए। फिर आपकी जो बिजली है आप देखिए कि कितने किलोवाट चाहिए आपको या कितने एचपी पावर चाहिए, उसके हिसाब से पर किलोवाट के हिसाब से कितना आपका महीने का बिल आएगा, उस हिसाब से आप पूरे साल का निकालिए। अगर आप साथ में जनरेटर का प्रोविज़न भी है तो आप बताइए कि आप हो सकता है कि 50-50 करें या 80-20 करें, कि 80% आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेंगे, 20% हो सकता है आप अपने जनरेटर से चलाएंगे। तो जनरेटर की कॉस्ट कितनी होगी, रनिंग कॉस्ट, वो आप डालिए उसमें। फिर आप सैलरी वेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मैनेजर, अकाउंटेंट, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, राइट, उनकी जो कॉस्ट है पर मंथ के हिसाब से कितने आदमी चाहिए। मान लो आपको 5 स्किल्ड लेबर चाहिए, उनकी कॉस्ट पर मंथ सैलरी जो है स्किल्ड लेबर की अगर 10,000 रुपये है तो 5 स्किल्ड लेबर की 50,000 रुपये महीना, तो साल का निकालिए। इसी तरह आप टोटल कर लीजिए कि आपका सैलरी बिल साल का कितना आएगा। फिर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ खर्चा डालिए, क्योंकि जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो उसमें कुछ कभी मशीन में रिपेयर होगी, कभी कंप्यूटर में रिपेयर होगी, कभी बिल्डिंग में भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक प्रोविज़न करके चलिए ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपने उसका प्रोविज़न ना किया हो और प्रॉफिट की जगह आपकी कंपनी लॉस में आ जाए। तो आप बताइए, तो आप हो सकता है इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है उसका आप कुछ परसेंटेज रिपेयर मेंटेनेंस में भी 2% 3% आप रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट लगा सकते हैं पूरे साल की। फिर आप दोस्तों आपका एक और खर्चा है इंश्योरेंस, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कराना है अपनी फैक्ट्री का, अपने गोडाउन का, माल का, मशीन का। वो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट लगभग कितनी आएगी वो आप पता कर लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से कि मेरा उसका प्रीमियम कितना जाएगा। दोस्तों फिर उसके बाद आप बैंक से बात भी कर सकते हैं, या लगभग आप 11-12% के करीब आप एक इंटरेस्ट का प्रोविज़न करेंगे जो आपने लोन डिसाइड किया है, टोटल टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। और अगर ये टर्म लोन है तो हर साल आप जितना पैसा वापस करते जा रहे हैं वो इंटरेस्ट उसका घटता जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्सपेंसेस होंगे कि आपने माल तो बना लिया लेकिन उसको बेचेंगे कैसे। तो आपके लोग जाएंगे मार्केट में, वो मार्केटिंग करेंगे, वो कुछ खर्चा करेंगे, वो हो सकता है कहीं पे उनको कुछ सैंपल देने की ज़रूरत पड़े। तो आप सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थंब रूल में ये मान के चलता हूँ कि जितनी आपकी सेल्स है आप उसका 10 से 12% के करीब आप सोच सकते हैं कि आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। दोस्तों इसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है और जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है उस पर कुछ डेप्रीशिएशन लगेगा। तो आप देख के कि जो करंट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है उसके हिसाब से आप डेप्रीशिएशन का प्रोविज़न भी इसमें कीजिए। उसके बाद जब सेल्स में से ये सारे खर्चे घटा दें, फिर आप देखिए कि टैक्स का क्या रेट है। आप कंपनी, फर्म, प्रोप्राइटरशिप जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कर रहे हैं, आप देखिए कि आपका टैक्स किस टैक्स स्लैब में आते हैं और आपका जो प्रॉफिट बच के आया उसके ऊपर आप टैक्स भी उसको प्रोविज़न कर दीजिएगा, और जो उसके बाद बचे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। वो जो अमाउंट है दोस्तों वो 2 लोगों में डिवाइड होगा। एक उसका शेयर आपके पास आएगा और दूसरा आपको बैंक से, अगर आपने कोई टर्म लोन ले रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट का प्रोविज़न तो हमने ऊपर कर लिया, तो अगर आपने कोई टर्म लोन भी आप इसमें मांग रहे हैं बैंक से तो उसका भी रीपेमेंट होगा। तो ये अगर आप सब चीज़ें बना के दे देंगे तो मुझे लगता है कि बैंक को एकदम से समझ आ जाएगा कि हाँ, इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जितने लोन मांग रहे हैं वो भी ठीक मांग रहे हैं, जो ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं वो भी वो अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट है। उससे वो देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है उससे मेरे टर्म लोन का रीपेमेंट भी हो रहा है और मेरे ब्याज का रीपेमेंट भी हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज बताया एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का सिंपल सादा तरीका। अगर आप बैंक जाएंगे और अगर आप कहेंगे कि मुझे एक लोन दे दो, तो बैंक मैनेजर आपको सबसे पहले शायद यही कहेगा कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए। तो दोस्तों कोई खर्चा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें कुछ और जानना हो, हमसे चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ये जो बेल है इस बेल को प्लीज़ एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें एकदम आपको एक नोटिफिकेशन आ सके। और भी किसी बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बना के आपको दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।